गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सभी को आवाज आ रही है? चलिए बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। मैम वर्ण होती है। वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? जैसे आपका क, म, ल, ये क्या है? वर्ण है। इनको हम जोड़ दें तो क्या बन गया? इसे क्या कहेंगे? मैम वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। वाक्य मिलते। वाक्य आपने सीखे थे तब मैंने आपको बताया था। अब दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? दो शब्दों का जब मेल हो जाए उसका संक्षिप्त रूप उसे कहते हैं समास। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। समास सीखने के लिए हमें थोड़ी दो चार बातें पहले जानकारी जरूरी है, वो सीख लेनी चाहिए, तभी हम समास कर सकते हैं। अब आपको परिभाषा हो गई, पहले तो आप लिखेंगे समास की परिभाषा। क्या परिभाषा होगी? आपने 8th में भी पढ़ा है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो उसका जो नया रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, वो समास कहलाता है। इतना सबको पता है? जैसे आपको मैं लिखूं गंगा जल, ये क्या है? समास सीखने से पहले हमें बातों की पता होना चाहिए, बातों का कि ये क्या है, ये शब्द क्या है गंगा जल। गंगा का जल ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? गंगा का जल क्या कहलाएगा? गंगा जल क्या कहलाएगा? मैम गंगा जल तो समास विग्रह है। गंगा जल समास विग्रह है, और ये गंगा का जल गंगा का जल समास विग्रह है। इसे क्या कहेंगे? गंगा जल समास पद। गंगा जल को क्या कहेंगे? समस्त पद। समस्त पद। समास होने पर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद या समासिक शब्द। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम विग्रह करते हैं तो उसे तोड़ देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, तो वो होता है समास विग्रह। इसे कहते हैं समास विग्रह। ठीक है? यदि हमें समास विग्रह आ गया तो आपको प्रश्न आएगा, इसका समस्त पद बनाइए और समास का नाम दीजिए। तो समस्त पद बनेगा गंगा जल। जो बात समझ में आ गई। तीसरा, इसमें गंगा क्या है, कौन सा पद है, और जल कौन सा पद है? जो गंगा है वो आपका पूर्व पद कहलाएगा, पूर्व पद या पहला पद। और जो जल है वो आपका उत्तर पद कहलाएगा या दूसरा पद। जब इतनी बात समझ में आ जाएंगी तब आगे की परिभाषा आपको समझ में आएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? समासिक शब्द किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, सबको बच्चों समझ में आ गया? यस मैम।
कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। कॉपी पे आपने कर रखे हैं समास? यस मैम। पहले उषा जी ने आपको दिए होंगे समास, तो उषा जी पढ़ाती थी पहले। यस मैम। यस तो मैम। परिभाषा आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं समास के भेद या समास के प्रकार। कितने प्रकार के लिख रखे हैं आपने? मैम 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। मैम 6 टाइप लिख रखा। हैं? कितने? कहीं कहीं 4 भी दिए हैं प्रकार। यदि 4 लिख रखे होंगे, नहीं, जहाँ 4 दिए होते हैं किसी किसी पुस्तक में, तो वहां तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। वैसे समास 6 प्रकार के होते हैं। तो हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहला समास और सरल समास आपको कौन सा लगता है? पता है कुछ नहीं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सबसे आसान लगता है, बताइए तक। मैम द्वंद्व समास। मैम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व समास में पहले एक एक समास देखते चलेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि पदों का ज्ञान होना जरूरी है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसमें 2 पद हो जाते हैं, पहला पद और दूसरा पद। किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, और किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, और किसी में दोनों नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसलिए पदों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। उदाहरण बताइए। रात और दिन। और आगे परिभाषा में लिखेंगे। दिन, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, इसकी परिभाषा में आगे लिखेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर कोई भी विभक्ति जिसका लोप होता है वो सामने आ जाती है। सही बता रही हूँ गलत? यस मैम। आपकी परीक्षा लेने के लिए तो बोला मैंने, आपने आपको परिभाषा सही बताई गलत? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर क्या आता है? मैम योजक शब्द। योजक शब्द। जो मैंने विभक्ति बताई वो गलत थी। मैंने जान के बोली आपको कि विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। जो आप गलतियां करते हो, आप हमेशा जो लिखते हो परिभाषा वही लिखते हो कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन विभक्ति का नहीं होता बच्चों, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे परिभाषा में बच्चे वर्ण, जहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ समास लिख देते हैं, वहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ संधि होती है, जहाँ शब्दों का मेल होता है वहाँ समास होता है। ऐसे ही जब हम द्वंद्व समास लिखेंगे तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह सामने आ जाता है। योजक चिन्ह से मतलब है कि और, अथवा, या। आप चाय पियेंगे या कॉफी? जैसे माता पिता, तो इसका विग्रह क्या होगा? देखो ये पूर्व पद हो गया, ये कौन सा पद हो गया? पूर्व पद। पूर्व पद। और ये हो गया उत्तर पद। अब इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं और एक पहचान और है, इसमें ये योजक समासिक शब्द चिन्ह है, ये लगा होता है। इन दोनों शब्दों के बीच में समासिक चिन्ह लगा होता है, तो इसका हो जाएगा विग्रह माता और पिता। आप लोगों को कितने बच्चों को यही नहीं पता, विग्रह करने को पूछ दिया जाता है तो वो विग्रह न करके समासिक शब्द बना देते हैं। समासिक शब्द बना दिया,
दे दिया तो विग्रह कर देते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा समासिक शब्द है और ये विग्रह है। यदि आपको विग्रह आ गया तो आप ऐसे लिखेंगे माता पिता समासिक शब्द। यदि आपको ऐसे आ गया माता पिता और उसका विग्रह करिए, नाम बताइए, तो आप विग्रह ऐसे करके उसका द्वंद्व समास नाम बता देंगे। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। क्लियर हो गया? सुख दुख कुछ भी कर दो, अपना पराया। तो ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास सबसे आसान समास होता है। दूसरा समास है द्विगु समास। कौन सा समास? मैं आपको नंबर से नहीं बता रही, मैं आपको याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, जो आपको याद रहें, और उनकी पहचान बता रही हूँ। वो पहचान आप याद रखेंगे तो कभी भी समास नहीं भूलेंगे। जैसे द्वंद्व समास में मैंने बताया कि आपका योजक जो चिन्ह होता है, समासिक चिन्ह, वो समासिक चिन्ह लगा होता है दो शब्दों के बीच में। अब द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है पहला पद? संख्यावाची। संख्यावाची से मतलब क्या है? संख्यावाची से क्या तात्पर्य है? संख्या मैम, कोई संख्या ना होती कोई है, संख्या, गिनती, 1 से लेकर 1000 करोड़ कुछ भी हो जाए। और विग्रह करने पर इसमें क्या होता है? समाहार लगाते हैं। जैसे दो तिरफला, दोराहा, चारपाई, तीन फलों का समाहार। आपने 8th में संस्कृत में भी पढ़ा होगा, आपके समाज संस्कृत में भी है ना। केवल परिभाषा तो वही है, केवल जब हम विग्रह करते हैं तब बदल देते हैं। जैसे संस्कृत में लिखेंगे त्रयाणाम फलानाम समाहारा, ऐसे लिखते हैं ना, 3 फलों का समाहार, समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह या समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह या समाहार। सबको समझ में आ गया? मतलब एक न एक आपकी यहाँ पर संख्या होती है। सतसई, शताब्दी। शताब्दी का क्या होगा? सत माने 100 कहते हैं वर्षों का 100, समूह। सत कहते हैं 100, अर्ध कहते हैं बस 100 वर्षों का समूह। क्लियर हो गया क्या नहीं? यस मैम। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बस आपको इतना याद रखना है, जिस समास में पहले पद में संख्या आएगी 1 से लेकर 1000 करोड़ कितनी आ जाए, तो वहां आपका द्विगु समास होगा। समझ में आ गया? यस मैम। तीसरा समास कौन सा समास आप, अच्छा आपका कठिन ले लें, जो आपको सबसे कठिन लगता है वो बताइए। कौन सा सबसे कठिन समास लगता है आपको? नहीं पता? हाँ है? कौन सा? कर्मधारय। कर्मधारय। कर्मधारय सबसे कठिन लगता है। चलिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से बता देती हूँ, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ये याद रखिए। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। पहला पद क्या होगा? अब बच्चों बताइए, पदों का ज्ञान होना जरूरी है? नहीं आप सोचोगे पहला पद क्या होता है? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। कहते हैं, किसे कहते हैं विशेष्य? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है।
जैसे राम अच्छा लड़का है, यह चौक बहुत अच्छी है, चौक की विशेषता बताई गई। तो क्या हो गया यहाँ पे विशेष्य चौक, अच्छी है विशेषण, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि पहले पद में विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य। समझ में आगे, जैसे नील कमल, मैम कमल नैनम। हाँ कमल नयन। तो कमल क्या है, विशेष्य है, और कमल की विशेषता क्या है, नील। इसका विग्रह क्या करेंगे, नीला है जो कमल, कमल नीला है जो कमल। जो कमल। और क्या उदाहरण हो सकता है, और बताइए मैम उदाहरण। प्रधानमंत्री, मैम प्रधानमंत्री प्रधान है जी। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, कु माने बुरी, बुरी बुद्धि, बुद्धि की विशेषता सद्बुद्धि, सद्विचार, अच्छे विचार, तो वो भी विशेषता है। कुबुद्धि, ये भी विशेषता। बुद्धि कैसी है, बुरी है जो बुद्धि, इसका विग्रह क्या होगा, बुरी है जो बुद्धि। क्लियर हो गया आपको ये समास, नहीं? यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। अब आ जाते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है, इसमें उत्तर पद पद होता है और उत्तर पद प्रधान। हाँ जी, गौण भी बोल दीजिए। पूर्व पद गौण का मतलब है कम महत्व वाला, उत्तर पद है वो प्रधान होता है। जैसे मैं बताऊं आपको, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो घर यहाँ प्रधान है, और रसोई क्या है, गौण है, ठीक है। तत्पुरुष समास। मैम हाँ बोलिए, जो परेशानी जल्दी जल्दी बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। आप 10 बार पूछिए, 10 बार बताऊंगी, जब तक समझ में ना आए पूछते रहिए। मैम एक बार दोबारा बता दो तत्पुरुष समास। दोबारा बता रही हूँ, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, और पूर्व पद गौण होता है। और पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद गौण। गौण। जैसे मैंने बताया आपको, रसोई घर, मैम गौड़ मतलब गौण मतलब कम महत्व वाला, महत्व ज्यादा है दूसरे पद का, उससे कम महत्व है पहले पद का। उत्तर पद प्रधान नहीं होगा तो तत्पुरुष समास नहीं बनेगा। और पहचान है, जब इसमें विग्रह करते हैं तो इसमें विभक्ति सामने आती है, जो हमारी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के योग में संबंध काकी के राधि रे और अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो, ये आपकी विभक्तियां होती हैं, आपने 8th में भी पढ़ी होंगी। तो कोई ना कोई विभक्ति सामने आती है जब हम विग्रह करते हैं। जैसे रसोई के, ये तो समस्त पद हो गया, और इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, रसोई के लिए घर, तो इसमें घर प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है,
तत्पुरुष समास है। ग्रामगत, गांव को गया हुआ को। अब इसमें के लिए कौन सी विभक्ति है बच्चों? के लिए कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। साध्य, संप्रदान, और से अलग होने के योग में पंचमी। विद्यार्थी, विद्यालय, बताइए इसका विग्रह। नीति निपुण, मैम विद्या के लिए मैम सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा? नीति निपुण, सही है। सप्तमी नहीं बोलेंगे बेटा उसे, अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी विभक्ति है लेकिन कारक है अधिकरण। तो नीति में निपुण जब विग्रह करेंगे तो यह में आ जाएगा जो हमारा अधिकरण कारक का चिन्ह है। विद्या के लिए घर, विद्यालय। विद्यार्थी, विद्या ग्रहण करने वाला, विद्या को अर्थ माने ग्रहण करने वाला। तो ये आपके क्या है? तत्पुरुष समास हैं। कोई सी विभक्ति ले लो। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट माने अलग होना, पथ से भ्रष्ट हो गया, हीन हो गया। तो उसमें कौन सी? अपादान, उसमें क्या आएगा? अपादान तत्पुरुष। वैसे आपको ऐसे आते नहीं है कि आप तत्पुरुष के भी भेद दो, लेकिन आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि जितनी भी विभक्तियां होती हैं, जितने हमारे कारक हैं, वो सब तत्पुरुष समास में आते हैं और विग्रह करने पर वो विभक्ति चिन्ह हमारे सामने आ जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैम राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि तो इसमें काकी के आ गया। क्लियर हो गया या नहीं? जल्दी बताइए। यस मैम क्लियर है। एक तत्पुरुष समास 9 तत्पुरुष समास भी होता है, जो आपने शायद 8th में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा था 9 तत्पुरुष समास? पढ़ा था या नहीं? इसमें पहला पद मैम पढ़ा था? पढ़ा होगा। नो मैम। नकारात्मक होता है। नकारात्मक से मतलब समझती हो? निगेटिव, निषेधात्मक। नकारात्मक या निषेधात्मक होता है। जैसे 9 तत्पुरुष समास में क्या होता है? अकर्मण्य, अजर। यदि हम लिखेंगे यहाँ पर अजल, जो जर नहीं है, अकर्मण्य, जो काम करने वाला नहीं है। तो अ क्या है? ये नकारात्मकता का बोध देता है, तो अ की जगह न हो जाता है। इसका विग्रह होगा न जर। न अलग, जर अलग। इसका होगा न कर्मण्य। मतलब जहां अ आएगा वहां अ का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा न तत्पुरुष समास होता है। शायद आपके कोर्स में नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि 10th में आ सकता है। क्लियर? अब आपके 2 समास बचते हैं, एक अव्ययभाव समास और एक बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? किसी बच्चे को बताए? अच्छा, इन दोनों में कठिन कौन सा लगता है आपको? बहुब्रीहि। चलो बहुब्रीहि लेते हैं पहले।
बहुब्री समास बहुत आसान समास है और इसे आप कभी भूल भी नहीं सकते। कैसे? देखो, इसमें ना पहला पद प्रधान होता है, न पहला पद प्रधान और ना दूसरा पद। अब आप कहोगे पद तो दो ही होते हैं, समास में पद तो दो ही होते हैं और ना दूसरा पद होता है प्रधान। अन्य अपितु किसी अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है, वो ही प्रधान माना जाता है। इसमें न पहला पद, इसी भाषा में याद करो। यदि आप उसकी बुक की लैंग्वेज याद करोगे तो आप भूल जाओगे। सारी परिभाषाएं मैंने अपनी लैंग्वेज में बताई हैं आपको। न पहला पद प्रधान होगा, न दूसरा पद प्रधान होगा, अपितु किसी अन्य पद की ओर जो संकेत होता है वो बहुब्री समास होता है। कोई उदाहरण आप बताएंगे जो आपको आता है? जैसे गजानन, गज, गज माने हाथी, गज जैसा मुख है जिसका। अब बताइए किसका मुख है गज जैसा? गणेश जी को। गणेश जी का। अब इसमें बताओ, हाथी प्रमुख हुआ, मुख प्रमुख हुआ या गणेश जी प्रमुख हुए? कौन प्रमुख हुआ? मैम पंकज क्या होगा? है? मैम पंकज। संकट? क्या बोले? दोबारा बोलो बेटा। मैम जैसे ऐसी पंकज का क्या होगा? पंकज, पंकज तो बेटा रूढ़ शब्द है। पंक में, पंक कहते हैं कीचड़ को। पंक किसे कहते हैं? कीचड़ को। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल है ना। तो इसमें जो ये ध्यान रखोगे, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा प्रधान। जैसे मैंने बताया आपको, लंबोदर बहुत सारे हैं, नीलकंठ, चतुर्भुज, सलानन। अब आप बताओ इसमें क्या कहेंगे? छह हैं मुख जिसके, छह हैं मुख जिसके, अर्थात कौन है छह मुख वाला? कार्तिकेय। कार्तिकेय, शाबाश। छह हैं मुख जिसके, अर्थात कार्तिकेय। तो यहाँ कार्तिकेय ही प्रधान है, ना छह प्रधान है ना मुख प्रधान है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है? शिव जी। शिव जी। एक बात और बताऊंगी बच्चों आपको, आगे के लिए काम देगी। जैसे आपका त्रिनेत्र है, अब त्रिनेत्र में संख्या आ गई। आप कहोगे दीदी ने तो बताया था कि पहला पद जब संख्यावाची होता है तो वहां द्विगु समास होता है। मैंने आपको बताया था, है भी परिभाषा वही। यदि कोई बच्चा ही लिख देगा तीन नेत्रों का समूह या समाहार, तो कौन सा वो होगा इसमें समास? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यदि आपको त्रिनेत्र आ जाए कि इसका समास विग्रह करके समास का नाम दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे इसका? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम होने वाला है, इसमें जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तीन नेत्रों का समूह जो कि देखो द्विगु समास, तीन नेत्रों का समूह है। कभी आपने तीन नेत्रों का समूह देखा है क्या? आपकी किताब में मैंने पढ़ा है, जो आपके लेखक हैं
जो किताब लिख रहे हैं व्याकरण की, उन्होंने द्विगु समास दे रखा है। लेकिन बच्चों, यदि बच्चे ने लिख दिया 3 नेत्रों का समूह द्विगु समास, तो मुझसे गलत नहीं कर सकते, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वो सही है। लेकिन जो शब्द जिसके लिए रूढ़ हो जाते हैं वो बहुव्रीहि समास में ही जाएंगे, और वो बहुव्रीहि समास के लिए ही हैं। 3 नेत्रों के त्रिनेत्र भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव के अलावा किसके 3 नेत्र हैं बताओ? त्रिनेत्र, क्योंकि रूढ़ शब्द हो गया है शिव के लिए। तो इसका यदि विग्रह आपको करना है, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, आप ये करेंगे। समझ में आया आपको? वो सही माना जाएगा आपका। वैसे तो यदि बच्चा ऐसा कर रहा है तो एग्जाम में गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने परिभाषा के अनुसार लिखा है सही। लेकिन जो शब्द जिसके लिए रूढ़ हो जाते हैं वो हमारे उसके लिए ही यूज होते हैं। त्रिनेत्र भगवान शिव को एक बार कैसा? मैम पंचवटी। पंचवटी, बट कहते हैं वृक्ष। पंचवटी, पंच माने 5, 5 वटों का समाहार या 5 वृक्षों का समूह, तो आपका द्विगु समास है। सारे संख्या वाले द्विगु ही होते हैं। केवल जो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ का मतलब किसी के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो हमारे किसमें जाएंगे? उसके लिए ही वो अर्थ लगना चाहिए। क्लियर हो गया? एक समास और रह गया, उसको जल्दी से समझ लीजिए। अव्यय भाव समास। इस समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय। अव्यय भाव। अब आप कहोगे अव्यय क्या होता है, बताइए क्या होता है अव्यय? मैम हाँ बोलो बोलो। जिसका आपने छोटी क्लासों में शब्दों के प्रकार, अर्थ के आधार पर, वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार पर ये पढ़े होंगे। तो उसमें जो शब्द काल के अनुसार या संज्ञा के अनुसार किसी रूप में भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते, वो हमारे अव्यय हैं। जैसे आपने पढ़ा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द ना उसमें तो बार बार बदलाव आ जाता है, जो अविकारी शब्द है उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। पढ़े थे पहले विकारी शब्द अविकारी। जैसे हम बोलते हैं सार्थक और निरर्थक, पानी वानी पी लो, उसमें निरर्थक शब्द भी आ गया। और एक शब्द होते हैं आपके अव्यय, मतलब जो जिसमें विकार उत्पन्न होता ही नहीं। वैसे देखो, तुम कहाँ रहती हो, वह कहाँ रहता है, लिंग का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह कहाँ रहते हैं, वह कहाँ रहते थे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो शब्द हमारे कौन से अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रति, जैसे यथा, जैसे आ, जैसे हम कहते हैं आ जन्म, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सब क्या है? हमारे अव्ययभाव समास है। इसका प्रत्येक दिन भी हो सकता है आपका विग्रह, और दिन दिन प्रतिदिन ऐसे भी हो सकता है। शक्ति के अनुसार ये इसका विग्रह हो गया। बच्चों अपनी अटेंडेंस मुझे भेज देना, क्योंकि शायद मुझे लगता है आज अटेंडेंस नहीं लगा पाऊंगी। और आदमी का जन्म भर या जन्म भर, जन्म पर्यंत, ये भी हो सकता है। तो जिसमें यह रूप नहीं बदलते, ये अव्यय हैं। जिसमें पहला पद अव्यय होता है वो अव्यय भाव समास होते हैं। जल्दी से दोहरा लीजिए, जहां से समझ में नहीं आए पूछ लीजिए, और कल के लिए मुझे बता दीजिए
कि आपको रिवीजन में क्या चाहिए, क्योंकि ग्रामर सारी आपको ऐसी हुई होगी, ब्लैक बोर्ड से नहीं हुई, तो आपको जो भी ग्रामर चाहिए तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। कल क्या समझना चाहेंगे? अलंकार सबको क्लियर हो गए? रिवीजन करवा देना कल। किसका? मैम कल रिवीजन करो। अलंकारों का? रिवीजन। अलंकार का रिवीजन? यस मैम। ठीक है, कल अलंकार का रिवीजन। ठीक है बच्चों, कल अलंकार का रिवीजन हो जाएगा। ओके बाय। मैम कोई परेशानी हो आप फोन से भी मुझसे पूछ सकते हैं।